गुड इवनिंग। हम लोग आज केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की ये दूसरी पहल है। आज हम कोशिश करते हैं केंद्र राज्य संबंध में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो हम केंद्र राज्य संबंधों में फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधियों के मध्य में जो आर्टिकल 246 है। जो आर्टिकल 246 इस बात को डिफाइन करता है कि किस तरह से लेजिस्लेटिव पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर्ड की गई हैं। अगर हम आर्टिकल 246(1) को देखने की कोशिश करें, जो आर्टिकल 246 ऑफ संविधान है, तो वह एक बहुत ही स्पष्ट बात कहता है। यह स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज से। आर्टिकल 246(1) यह स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज से। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 246(1), आर्टिकल 246(2) एंड आर्टिकल 246(3) के ऊपर अधिमानता रखेगा। आप लोग इसको अपने पेज पर शेयर कर लीजिए। फायदा क्या होगा, हमेशा के लिए आपका सेव हो जाएगा। तो आर्टिकल 246 यह बोलता है कि आर्टिकल 246(2) के प्रोविजन के होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वह लिस्ट 1 में 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 में किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकती है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिस्ट 1 बात करता है यूनियन लिस्ट की। 7th शेड्यूल का लिस्ट 1 बात करता है यूनियन लिस्ट की। लिस्ट 2 बात करता है स्टेट लिस्ट की। लिस्ट 3 बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट की। तो यह एक सामान्य सी अवधारणा है, सामान्य सा ज्ञान है, स्थापित सत्य है कि लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है उस पर यूनियन कानून बनाएगा। लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट कानून बनाएगा। लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाएगा। लेकिन 246(1) क्या बोलता है? अगर किसी भी समय कोई ऐसा कानून बन जाए, अगर कोई किसी भी समय एक ऐसा कानून बन जाए जिसमें यूनियन लिस्ट का बनाया गया कानून किसी तरह से स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बनाए गए कानून से असंगत हो जाता है, तो यूनियन लिस्ट का कानून, यूनियन के द्वारा बनाया गया कानून प्रेफरेंस को प्राप्त करेगा। अगेन ट्राई अंडरस्टैंड। इस पर प्रीलिम्स का सवाल बहुत ही सीधा सीधा बन रहा है। अगर स्टेट लिस्ट पर कोई कानून बना दिया जाए और यूनियन लिस्ट पर कोई कानून बना दिया जाए, यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बना रहा है? सेंटर बना रहा है। और उस कानून में अगर किसी तरह की असंगतता हो जाती है तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट गॉट दिस पॉइंट? इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में किसी भी तरह का कोई कानून बना दिया जाए और वह कानून किसी भी तरह से केंद्र के कानून से असंगत हो जाता है, उस परिस्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्टेट ने स्टेट सूची के विषय पर कानून बनाया है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते, तब आपको साफ हो जाएगा। अगर एक यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का इशू है, आप खोलिए अपनी लिस्ट 1, आप अपने 7th शेड्यूल में जाइए, उसकी लिस्ट 1 खोलिए, पढ़िए लिस्ट नंबर 1 का एंट्री नंबर 63, 64, 65, 66। फिर आप खोलिए लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 25। जो लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 25 था, यह पहले हुआ करता था स्टेट लिस्ट में। तो क्या हो गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जो लिस्ट यूनियन का लिस्ट नंबर 66 है, वह
अगर राज्य भी अपने स्टेट लिस्ट में से कोई कानून बना देता है और स्टेट लिस्ट का कानून किसी भी तरह से केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून से संघर्ष को प्राप्त कर जाता है, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो अगर आप लिस्ट नंबर 1 का 63, 64, 65, 66 देखें, तो एंट्री नंबर 66 जो है वह जो कॉन्करेंट लिस्ट का 25 है, जो पहले स्टेट लिस्ट हुआ करता था 42nd ऑफ अमेंडमेंट के पहले, उस पर प्रभावी हो जाएगा। अब यहीं से एक सवाल आ जा रहा है, आप एंट्री नंबर 25 देखिए कॉन्करेंट लिस्ट की। एंट्री नंबर 25 कॉन्करेंट लिस्ट, आप देखिए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि जो एंट्री नंबर 25 है यह 42nd ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। वो क्या है? एजुकेशन, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। 2019 के परीक्षा में एक सवाल आ चुका है, फॉरेस्ट किस लिस्ट में है? तो एंट्री नंबर 25 जो है वह 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद वह स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एक सीधा सवाल क्या बन गया? शिक्षा किस सूची में है? क केंद्र सूची, ख राज्य सूची, ग समवर्ती सूची, घ केंद्र सूची, राज्य सूची दोनों में है। आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची। अब यह जो आर्टिकल 246 1, 2, 3 है बहुत क्लियरली बोल देता है। 246 2 बात करता है, अगर 246 2 और 3 बात करते हैं, अगर संघर्ष होता है लिस्ट 1 वर्सेस लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1 वर्सेस लिस्ट 3, किसी भी कानून के संघर्ष होने की स्थिति में अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई असंगतता प्राप्त होती है, अगर वह विषय राज्य सूची के विषय में है, तब भी केंद्र का कानून प्रभावी होगा। यह जो 246 1 का नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है, उससे यह कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन डिराइव हो रहा है। अब इसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने आज का जो मेन लेक्चर है, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम ये पहली बात तो यह है कि वह प्रिंसिपल क्या है जिस पर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कही जाती है। प्रिंसिपल गवर्निंग द डिवीजन ऑफ पावर। सबसे बड़ी बात, सप्लीमेंटिंग द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। अगर आप केंद्र और राज्य की सूचियों को देखें, केंद्र के और राज्य के मध्य के संसाधनों का विवेचन करें, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा राज्य के संसाधन सीमित हैं और केंद्र के संसाधन राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में लाया गया है, इसकी जो पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत इस बात पे है कि सप्लीमेंटिंग द रेवेन्यू, supplementing the resources, revenue and resources of the state। फर्स्ट बात। सेकेंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है और जो ग्रांट इन एड है, इसका डिसीजन कौन करता है? इसका डिसीजन करता है फाइनेंस कमीशन। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव गॉट। फर्स्ट, सप्लीमेंटिंग द रेवेन्यू ऑब्लिक रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। That's why the concept of the distribution of power is emerging। Second, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, ग्रांट इन एड है, वह किस आधार पे होगा? वह डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन। डिवीजन क्यों जरूरी है? अगला सवाल देखिए, जिस तरह सवाल आपके प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं, वही सवाल स्ट्रक्चर करके मैं अपने लेक्चर को बनाता हूं। हमारे लेक्चर का एक पूरा एक सिस्टम है, आंसर फॉलोड बाय द क्वेश्चन। व्हाई डिवीजन नीडेड? जो रिसोर्सेज ऑफ स्टेट हैं वह सफिशिएंट नहीं होते हैं, उनको अपने वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए सब्सिडी की आवश्यकता होती है। इसलिए स्पेसिफिक प्रोविजन मेड किया गया है, जिसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वह बेनिफिट ऑफ स्टेट में वह डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन करे, डिस्ट्रीब्यूशन को वह बांटे।
आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टार्ट होता है। आप मेरे साथ साथ अगर बेयर एक्ट देखते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो 265 बोलता है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहली बात क्या हो गई, कोई भी टैक्स ऐसा इंपोज नहीं किया जा सकता जिस पर लॉ की अथॉरिटी न हो। तो नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव के पास कोई अधिकार नहीं है कि लॉ की अथॉरिटी प्राप्त किए बगैर वह कोई भी टैक्स को इंपोज कर दे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक टैक्स तभी इंपोज किया जा सकता है जब सर्टेन क्राइटेरियाज नीड टू बी फुलफिल्ड। पहला, एक वैलिड लॉ होना चाहिए। यह सवाल मीन्स का बहुत अच्छा सवाल है कि कब एक टैक्स इंपोज किया जा सकता है। पहला, एक वैलिड लॉ होना चाहिए, एक नियमबद्ध कानून होना चाहिए। दूसरा, वह किसी भी प्रोविजन के द्वारा प्रोहिबिटेड न हो। When a tax can be imposed, point number 1, there need to be authority of law. What is the characteristic of the essential features of? First, there should be a valid law. Second, वह जो वैलिड लॉ बनाया जा रहा है वह किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के द्वारा प्रोहिबिट न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 276, 285, 286, 289, आप लिख लें इसको, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि इन 4 प्रोविजंस में एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उस रिस्ट्रिक्शन को आपको मानना होगा। तीसरा, नॉट टू बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट को संरक्षित रखने के लिए किए गए हैं, फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हुआ आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। फोर्थ, नॉट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जो आर्टिकल 301 और 304 में है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को वायलेट करता हुआ कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो 4 चीज क्या हो गई, वैलिडिटी, नॉट टू प्रोहिबिट, थर्ड, नॉट टू वॉइड अंडर आर्टिकल 13, फोर्थ, नॉट टू वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। यह चारों चीज आपके प्रीलिम्स का सवाल बनाता हूं मैं आपको प्रीलिम्स का एक सवाल बनाता हूं। एक कर किन परिस्थितियों में जनता पर अधिरोपित किया जा सकता है? फिर सुनिए, एक कर किन परिस्थितियों में जनता पर अधिरोपित किया जा सकता है? When a tax can be imposed on the Indian people, A, by valid law, B, not to prohibited by any provisions of the Constitution, C, it should not violate the fundamental right, D, it should not violate the constitutional limitations. Only A is correct, A, B is correct, A, B, C is correct, all of above is correct. Tell me what is correct. Tell me what is correct. Fast. Tell me what is correct. Tell me what is correct. आप लोग आंसर भी दीजिए साथ साथ। क्या सही है? सिर्फ एक सही है, 2 सही है, 3 सही है या चारों सही है? Tell me what is correct. All 4 is correct. Got it? Come on the next issue. टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है? टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है? टैक्सेशन एक टूल है। किस बात का टूल है? टू अचीव द फिस्कल ऑब्लिगेशन। जो आर्टिकल 38 में एक समाजवादी राज्य की संकल्पना की गई है, उस समाजवादी राज्य की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो अपना टैक्सेशन का प्रोविजन है वह फिजिकल ऑब्लिगेशन को प्राप्त करने की दिशा में किया गया एक प्रयत्न है। थर्ड इशू,
टैक्स एंड फीस। देखिए जितने सवाल प्रीलिम्स के मेंस के बन सकते हैं मैंने सारे सवाल बनाए हैं, मैं एक एक करके आंसर कर रहा हूं इन द लेक्चर फॉर्मेट। टैक्स एंड फी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी? एक क्लियर डिस्टिंक्शन है आपके 7th शेड्यूल में टैक्स और फी के बीच में। अगर आप अपने 7th शेड्यूल के को देखें तो एवरी शेड्यूल, अब हर एक लिस्ट के बाद एक अंत में एक मेंशन है फी का। वहीं से यह सवाल मैंने उठाया है कि आखिर हर एक लिस्ट के एंड में फी का मेंशन क्यों किया गया है। उसका पर्पस क्या है कि सरकार टैक्स और की जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो टैक्स और फी के बीच में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर रहे थे। तो हर सब आपके 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 और लिस्ट को देखिए, आपको अंत में एक फी का जिक्र मिलता है। यह फी क्या होती है? यह होती है इट इज इंसिडेंटल टू द मैटर दैट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उस लिस्ट में जितने टैक्सेशन प्रोविजन लिखे गए हैं वह उसके इंसिडेंटल होते हैं। दूसरा, जो ये फी है यह इंसिडेंटल टू द लेजिस्लेशन होती है। इसलिए जो आर्टिकल 265 जो मैंने पढ़ाया, जो बोलता है कि देयर इज नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यह टैक्स पर लागू होती है, फी पर लागू नहीं होती है। फिर एक प्रीलिम्स का सवाल बन गया, कि नो, फिर से प्रीलिम्स का सवाल बन गया कि कर सिर्फ एक वैलिड कानून के बारे में लगाया जा सकता है। ए, यह सिर्फ कर के लिए है। बी, यह सिर्फ फी के लिए है। सी, यह कर और फी दोनों के लिए है। डी, यह कर और फी दोनों के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 265 जो बोलता है कि बगैर लॉ की अथॉरिटी के आप कोई कर नहीं लगा सकते हो, यह फी के लिए नहीं बोलता है। इट इज ओनली फॉर द टैक्स, ओनली फॉर द कर। इसको आप याद रखिए, यह प्री का सवाल अभी तक आया नहीं है मेरी जानकारी में, यह जरूर आएगा। तो जो ये फी होती है यह जो है कानून के द्वारा करारोपण, यह टैक्स के लिए है, फी के लिए नहीं है। टैक्स एक कॉमन बर्डन होता है, टैक्स एक कॉमन बर्डन होता है, फी एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। फी का एक कोरिलेशन होता है कि फीस जिस काम के लिए कलेक्ट की जाती है उसके एवज में सर्विसेज दी जाती है। ट्यूशन फीस हो गई। ट्यूशन फीस क्या है कि आपको हम ट्यूशन देंगे तो हम फीस लेंगे। तो कार्य किया गया तो कार्य के बदले में कुछ और किया, क्विड प्रोकोज हुआ कि एक कार्य से दूसरे कार्य का संबंध है। मैं पढ़ाऊंगा तो आप मुझको फी दो, आप फी नहीं दोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या हुआ? क्विड प्रोको हो गया। ट्यूशन फीस का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अगर हम फी और टैक्स को ध्यान में रख के हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन को देखें कि टैक्सेशन होता क्या है। कंपल्शन, बाध्यता, स्टैट्यूटरी पावर, enforced by the law, no consent required। 4 महत्वपूर्ण चीज है एक टैक्सेशन के लिए। एक क्या है? कंपल्सन, बाध्यता है। अगर इनकम टैक्स लगा दिया गया, सेल्स टैक्स लगा दिया गया, एक्साइज टैक्स लगा दिया गया, आपके पास कंपल्सन है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। स्टैट्यूटरी पावर, उस टैक्स के लगाने के पीछे एक कानून की शक्ति है। इन्फोर्स बाय लॉ, इसको कानून के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है और किसी कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स कम ज़्यादा करते समय या एक्साइज टैक्स कम ज़्यादा करते समय, सेल्स टैक्स कम ज़्यादा करते समय, म्यूनिसिपल टैक्स कम ज़्यादा करते समय कोई किसी के कंसल्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी के कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। तो आपका पहला बात क्या हो गया? अब सवाल देखिए, आपके जो मेंस के सवाल ऐसे ही आते हैं कि आपका जब पूरा सवाल बनाएंगे उसी में एक पिछला जोड़ देंगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? कंपल्सन, स्टैट्यूटरी पावर, इन्फोर्स बाय द लॉ और नो कंसेंट रिक्वायर्ड। सेकेंड,
मेड फॉर पब्लिक पर्पस, यह पब्लिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, चाहे कोई रेफरेंस दिया जाए या दिया जाए, किसी स्पेसिफिक ड्यूटी या कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता, और यह फॉर्म करता है पब्लिक रेवेन्यू का। इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं होता है। आपने टैक्स दिया, इसके बदले सरकार आपको कुछ देगी, इसका कोई वादा नहीं करती है। आपने इनकम टैक्स दिया, सेल्स टैक्स दिया, म्युनिसिपल टैक्स, इसके बदले में कोई वादा नहीं करती है, और यह एक जनता पर कॉमन बर्डन होता है। तो पहला ही सवाल आपके प्रीलिम्स मेंस का 3-4 बन गया कि टैक्स कैसे लगता है। आप चाहे इसको लिख लें, टैक्स और फी में फर्क क्या होता है, और टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब हम आते हैं, एक शब्द आप लोग हमेशा सुनते होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमेशा आप लोग सुनते होंगे, ये आपको हमेशा परेशान करता होगा कि आखिर होता क्या है। हमेशा यह सवाल उठता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भारत की संचित निधि है, वह क्या होती है। तो हम भारत की संचित निधि समझने के लिए आपको सबसे अच्छा पॉलिटी समझने का रास्ता क्या है, आप इंपॉर्टेंट वर्ड समझने की कोशिश करें। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भारत की संचित निधि है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है, उसका कीवर्ड क्या है, नेट प्रोसीड। आप चाहिए कीवर्ड लिखना, आप बता सकते हो, नेट प्रोसीड ऑफ सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज। दूसरा, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड। तीसरा, ऑल लोन रेज्ड बाय द ट्रेजरी बिल एडवांसेस। चौथा, मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट। अब आपका सवाल क्या बना फिलिप्स का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है। ए, नेट प्रोसीड ऑफ सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज। बी, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड। सी, ऑल लोन रेज्ड बाय द ट्रेजरी बिल एंड एडवांसेस। डी, मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट। ओनली ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ऑल 4 इज करेक्ट। तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वह किन किन चीजों को लेकर बनता है, कैसे बनता है, ऐसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने यह 4 शब्द अलग से लिख लिए, देखिए अगर आपने संविधान को अपनी भाषा में लिख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा संविधान को समझना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, राज्य की संचित निधि क्या होती है, net proceed of certain taxes and duties, all revenue received, all loan raised by the treasury bill and advances, money received in repayment। इसके अलावा जो और पैसा होगा वो कहां जाएगा, पब्लिक अकाउंट में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट में किस तरह से फर्क आता है। तो यह 4 चीज जो है वह आपकी जा रही है भारत की संचित निधि में। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वह जा रही है पब्लिक अकाउंट में। क्या भारत की संचित निधि में पैसा सरकार बगैर किसी प्रक्रिया के निकाल सकती है? नहीं। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 में वह केंद्र के लिए, अनुच्छेद 202 से 207 में राज्य के लिए वर्णित की गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत की संचित निधि से पैसा संविधान में लिखे उपबंधों के अनुसार ही निकाला जा सकता है। इसको हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, भारत की संचित निधि में से पैसा लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा ही निकाला जा सकता है। भारत की संचित निधि में से पैसा एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से नहीं निकाला जा सकता है। फिर सवाल बनाइए, भारत की संचित निधि में से पैसा कैसे निकाला जा सकता है? ए, बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बी, बाय एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। सी, बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ प्रोसेस। डी, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एट एनी टाइम। देखिए ऐसे ही सवाल बनाने की कोशिश करिए आप लोग।
If you want certain success in the examination, you try to make only like this. तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या हो गया? ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन लोन, ऑल रीपेमेंट, और जो अदर पब्लिक मनी है वो चली गई पब्लिक अकाउंट में. इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? सब क्लियर है? चलिए, वेरी गुड. कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. कंटिंजेंसी फंड, जिसको क्या बोलते हैं? आकस्मिकता फंड. आकस्मिकता फंड क्या है? आकस्मिकता फंड क्या है कि पैसा प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर रख दिया जाता है. संचित निधि में जो पैसा है उसमें से जो पैसा निकाल के भारत जो पैसा है, जो आपका कंटिजेंसी फंड है, कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के एक कंटिजेंसी फंड को एस्टेब्लिश कर देती है और उस कंटिजेंसी फंड से पैसा टाइम टू टाइम पर निकाला जाता है, जो लॉ के द्वारा डिटरमाइन करके फिक्स किया जाता है. इसका पर्पस क्या होता है? मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर. और यह जो पैसा निकाला जाता है, यह निकाल तो लिया जाता है, लेकिन इसका पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइजेशन किया जाता है. तो कंटिजेंसी फंड से पैसा आप निकाल तो सकते हो, लेकिन उसका पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइजेशन किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 115, 116, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 में विहित की गई है. तो फर्क क्या हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड में? संचित निधि में और आकस्मिकता फंड में फर्क क्या हो गया? फर्क यह हो गया कि आपकी जो संचित निधि है उससे पैसा बगैर विधेयक के आप नहीं निकाल सकते हो. आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन उस पैसे का पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन होना जरूरी है. अल्टीमेटली पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन जरूरी है, लेकिन संचित निधि में ऑथराइजेशन के बाद पैसा निकालते हैं और आकस्मिकता निधि में कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल लेते हैं, उसका ऑथराइजेशन बाद में होता है. गॉट इट? चलिए एक सवाल बनाते हैं संचित निधि और आकस्मिकता निधि के मिला के. संचित निधि और आकस्मिकता निधि के बारे में क्या कथन सत्य है? कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, व्हाट आर द ट्रू फैक्ट्स फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? ए, you can withdraw money from the consolidated fund of India without using legislative power. B, you cannot withdraw money from the contingency fund of India without using the legislative power. C, you can withdraw the money from the consolidated fund of India only after having the approval of the Parliament as described in the Constitution. President may withdraw the money from the contingency fund from any point of time. मैंने आपको सारा आंसर दिया है, उसी आंसर से यह सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है. Hope you are able to answer the question. Got it? किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट इशू. वो क्या है? जो ड्यूटी लेवी की जाती है बाय द यूनियन और कलेक्टेड एंड अपोर्शन बाय द स्टेट. इसमें जो आर्टिकल 268 है, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अब हम बात करते हैं यूनियन और स्टेट के मध्य फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे यूनियन और स्टेट के मध्य फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो आर्टिकल 268 के इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है? यूनियन लिस्ट. आप इन शब्दों को लिखिए. यूनियन लिस्ट, लेविड बाय द यूनियन, कलेक्टेड बाय यूनियन इन यूनियन टेरिटरी,
collected by state by in the state territory, this will not form the part of consolidated fund of India. तो कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो यूनियन, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिसका मेंशन यूनियन लिस्ट में है, लेकिन वह लेवी की जाती हैं यूनियन के द्वारा, लेकिन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड की जाती हैं स्टेट के द्वारा। यह ड्यूटी की बात कर रहा है, यह टैक्स की बात नहीं कर रहा है। पहली बात, यह यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है, यह स्टेट लिस्ट की बात नहीं कर रहा है। ये दूसरी बात, वह भारत की संचित निधि का भाग नहीं होता है। आपको 4 चीज अगर याद करेंगे तो आप ये सवाल सही कर ले जाएंगे। पहली बात, यह टैक्स की बात कर रहा है, यह ड्यूटी की बात कर रहा है, टैक्स की बात नहीं कर रहा है। नंबर 2, यह यूनियन लिस्ट में वर्णित रेवेन्यू के सोर्स की बात कर रहा है। नंबर 3, इसका कलेक्शन यूनियन टेरिटरी में यूनियन करेगा और स्टेट में स्टेट्स करेंगे, और यह भारत के संचित निधि के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो यह भारत की संचित निधि का भाग नहीं बनेगा। गॉट इट? समझ आया? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो पहला ही सबक आपके संविधान से मिल रहा है, वह सबक यह मिल रहा है कि यूनियन लिस्ट में जिन कुछ ड्यूटीज का जिक्र हुआ है, वह ड्यूटी यूनियन के द्वारा लेवी की जाती है, लेकिन कलेक्शन और अपोर्शन स्टेट के द्वारा किया जाता है। यूनियन टेरिटरी के बारे में यूनियन कर देता है और स्टेट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में उसका कलेक्शन और अपोर्शन करते हैं, और यह भारत की संचित निधि का भाग नहीं होता। इन्हीं 4 पॉइंटों को मिला के सवाल बनेगा। अब हम ड्यूटी से जैसा ही अगला सेक्शन पढ़ते हो टैक्स पे आ जाता है। तो जो आर्टिकल 269 है वो टैक्स की बात करता है। उसमें एक खास शब्द क्या क्या है, आप शब्द लिखिए एकदम साफ हो जाएगा। टैक्सेस, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, levied and collected by union, levied and collected by union, assigned to state other than the newspaper, interstate trade and commerce, net proceed except union territory, not from consolidated fund of India but assigned to state। अब जो यह सेक्शन है, आप इतना शब्द लिखिए, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। अब आसान है इसमें जो यह सेक्शन है क्या बोलता है कि टैक्सेस, पहली बात क्या होता है, टैक्सेस लेवीड ऑन कलेक्टेड बाय यूनियन है। अब देखिए आप 268 269 में फर्क समझने की कोशिश करिए। 268 में जिक्र कर रहा है ड्यूटीज का, 269 में जिक्र कर रहा है टैक्सेस का। 268 में लेवीड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड कलेक्टेड ए पोर्शन बाय द स्टेट। 269 में क्या है, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू स्टेट। यूनियन लगाएगा भी, यूनियन इकट्ठा भी करेगा, लेकिन वह स्टेट को असाइन कर देगा, वह स्टेट को दे देगा। लेकिन वह कैसे टैक्स होंगे, वह टैक्स क्या होंगे, जो अदर देन न्यूज़पेपर के टैक्स से बाहर कर दिए गए। दूसरा, यह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेकर है, यह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेकर है। इफ यू रीड केयरफुली द बैर एक्ट यू विल फाइंड दिस वन कि यह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेकर है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप लेगा यह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के लेके हैं। इसमें जो नेट प्रोसीड होगी एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की जो नेट प्रोसीड है वह तो संचित निधि का भाग बनेगी,
लेकिन एक्सेप्ट नेट प्रोसीड एक्सेप्ट यूनिटरीज नॉट फ्रॉम CFI बट असाइंड टू स्टेट। नेट प्रोसीड एक्सेप्ट यूनिटरीज, तो जो स्टेट को असाइन किया जाएगा वह संचित निधि का भाग नहीं बनेगा, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल का फॉर्मुलेशन कौन करेगा? इसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल का फॉर्मुलेशन पार्लियामेंट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है स्टेट का, यह केंद्र करेगा। इट्स क्लियर? इफ नॉट क्लियर आई कैन ट्राई अगेन, बिकॉज ए वेरी टिकलिश प्रोविजन। अगर आपको यह क्लियर नहीं होगा, सवाल सही नहीं होगा। अगर क्लियर होगा दैट्स फाइन। अब देखिए अगला है आर्टिकल 269A। वेरी गुड, इट्स क्लियर। जो आर्टिकल 269 है वह इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है। इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन। तीसरा, अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। चौथा, मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। यहां पर एक ट्रिक आ गई, मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, बट रिकमेंडेशन किसका होगा? जीएसटी काउंसिल का होगा। और जो अमाउंट अपोर्शन हो जाएगा स्टेट को, वह संचित निधि का भाग नहीं बनेगा। जो 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 पोर्शन असाइन हो जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा स्टेट को, वह संचित निधि का भाग नहीं बनेगा। और जो अमाउंट कलेक्टेड होगा एज टैक्स लेवीड एंड यूज फॉर, यह जो अमाउंट कलेक्ट होगा एज टैक्स लेवीड एंड यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लेवीड, नॉट फ्रॉम द कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट। तो इसका हम एक समराइज करते हैं, इसको हम समराइज करते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में लेवी और कलेक्शन दोनों यूनियन करेगा, वह यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारा करेगा। इस बंटवारे का प्रावधान पार्लियामेंट के हिसाब से होगा, लेकिन पार्लियामेंट यह जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन में करेगा। और जो अमाउंट अपोर्शन होगा टू स्टेट, वह भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा। अगेन रिपीटिंग, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के कोर्स में यूनियन लेवी करेगा और कलेक्शन करेगा। उसके बाद यूनियन स्टेट और यूनियन के बीच उसका बंटवारा करेगा। उस बंटवारे का विधान पार्लियामेंट करेगा। वह पार्लियामेंट विधान जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर करेगा। तो पार्लियामेंट इस बात का फॉर्मुलेशन करेगा, प्रिंसिपल ले डाउन करेगा कि किस आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। चलिए इसको हम एक सवाल मानते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के, देखिए आपके एग्जाम में वो बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे आर्टिकल का। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के मुद्दे पर क्या क्या तथ्य सही है? ए, इसको लेवी और कलेक्शन दोनों यूनियन करेगा। बी, इसको यूनियन और स्टेट के बीच बांटा जाएगा। सी, इसके बांटने का फैसला पार्लियामेंट करेगा। डी, पार्लियामेंट इसका फैसला जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे करेगा। ओनली ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी डी इज करेक्ट। Tell me, what is correct?
What is correct? Why so much time taking when I repeated so many times? Next, taxes, duties referred in union list, except surcharge, duties, cess for specific purposes. Again repeating, taxes, duties referred in the union list, except surcharge, duties, cess for specific purpose, levied and collected by the union, distributed between union and state. टैक्स है, ड्यूटी है, जिसका जिक्र यूनियन लिस्ट में किया गया है, एक्सेप्ट सरचार्ज को, ड्यूटीज को, सेस को, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है उनको अलग कर दिया जाए। उसका लेवी और कलेक्शन यूनियन करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हमेशा आप दो चीज देखिए, एक तो क्या कलेक्ट होता है, वह किस लिस्ट में है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच होता है, वह किस निधि का पार्ट बनता है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या है, और उस प्रिंसिपल को कौन डिसाइड करता है। मेजॉरिटी में आप पाएंगे पार्लियामेंट करता है, या जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, या फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो जो परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड होता है एनी टैक्स का और ड्यूटी का, सच परसेंटेज ऑफ एनी ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज shall not be form of CFI, Consolidated Fund of India, बट असाइन किया जाता है स्टेट को, जिस स्टेट की सीमा में लेवी वो लगाया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके बीच। अगर कोई फाइनेंस कमीशन न बनाया गया हो तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा, अगर फाइनेंस कमीशन बनाया गया हो तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को विचार करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। टैक्सेस, ड्यूटीज जो रिफर की गई हैं यूनियन लिस्ट में, एक्सेप्ट सरचार्ज, ड्यूटी, सेल जो स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए हैं, इनका लगाया जाना और इनका संग्रह किया जाना यूनियन के द्वारा है। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनियन और स्टेट दोनों के बीच होता है, और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होता है। तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में कहा गया है कि सच परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स ऑफ ड्यूटी शैल नॉट फॉर CFI, लेकिन वह असाइन किया जाएगा स्टेट को जिसकी सीमा में उसको लगाया जाएगा। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर कोई फाइनेंस कमीशन नहीं है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा, अगर फाइनेंस कमीशन है तो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर विचार करने के बाद उसका ऑर्डर करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। इफ नो फाइनेंस कमीशन द प्रेसिडेंट विल पास इट्स ऑर्डर। If there is a finance commission recommendation, then after considering the finance commission recommendation, you can proceed for that. It's clear? Clear or not clear? पार्लियामेंट कभी भी
पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है राज्य की तुलना में। पार्लियामेंट पास, अगर हम इसको एनालाइज करें तो पार्लियामेंट के पास राज्य की तुलना में ज़्यादा बड़ी पावर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस को लेकर। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स को लगाना और कलेक्शन करना यूनियन का काम है, और इसका जो यील्ड का इसके पोर्शन का जो नेट यील्ड होता है वह स्टेट को दिया जाता है। तो जो इनकम टैक्स है यह केंद्र इकट्ठा करता है और उसका कुछ पार्ट राज्यों को प्राप्त होता है। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेशन टैक्स एक सुपर टैक्स है जो कि शेयर नहीं होता है। कॉरपोरेशन टैक्स इज ए सुपर टैक्स नॉट लायबल टू बी शेयर्ड। और जो इनकम एट्रिब्यूटेबल होता है यूनियन टेरिटरीज को, वह संचित निधि का भाग होता है। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। जो आर्टिकल 270 है, 70 बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वह बात करता है सरचार्ज का। यह आर्टिकल स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, तो 269 270 को यह आर्टिकल पीछे कर देता है कि उसमें किसी प्रोविजन के होने के बावजूद भी पार्लियामेंट इंक्रीज ड्यूटी और टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, जो आर्टिकल 246A में लिखा गया है, बाई ए सरचार्ज। और जो होल प्रोसीड जो होगा फ्रॉम सीएफआई, पहला शब्द हो गया नॉट स्टैंडिंग, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा में इंक्रीज, चौथा ड्यूटीज, चौथा क्या होगा ड्यूटीज और टैक्सेस, चौथा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी अंडर 246 ए। नेक्स्ट कीवर्ड है बाई ए सरचार्ज, होल प्रोसीड फ्रॉम सीएफआई, सरचार्ज में बी इम्पोज ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट किसी भी समय इंक्रीज कर सकता है ड्यूटी और टैक्सेस को बाय सरचार्ज। यह इंक्रीज तब भी कर सकता है जबकि 269-70 में कोई प्रोविजन है, और जब वह इंक्रीज करेगा तो यह सरचार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह सरचार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यह सरचार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो जो 271 है जो एक्सक्लूसिव बात करता है सरचार्ज की, तो सरचार्ज के बारे में पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वह उसको बढ़ा सकता है। सिर्फ एक अपवाद है कि जो जीएसटी वाला है अंडर 246 उस पर नहीं लगा सकता है, और यह पूरा सरचार्ज जो है वह भारत की संचित निधि का भाग होता है, और सरचार्ज को आप कितनी भी बार इंपोज कर सकते हो। सरचार्ज को आप कितनी भी बार इंपोज कर सकते हो। इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि पार्लियामेंट पर कोई लिमिटेशन है कि कितनी बार आप सरचार्ज लगा सकते हो। तो इसलिए आर्टिकल 269-270 में जो पावर है, उस पावर के होने के बावजूद पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह सरचार्ज लगा के अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, और वह रेवेन्यू उसके संचित निधि का भाग होगा। क्लियर? कमान आर्टिकल 273, उसमें कौन कौन से इंटरेस्टिंग वर्ड हैं? ग्रांट्स, चार्ज ऑन CFI, ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो आर्टिकल 273 बोलता है कि कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया जो है ग्रांट इन एड देती है रेवेन्यू किस राज्यों को? आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। क्यों देती है? इन ल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ एनी ऑफ नेट प्रोसीड ईच ईयर
ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट। जूट आप याद रखिए, ये कब तक के लिए था? यह संविधान बनने के 10 साल बाद के लिए था। यह क्यों कहा गया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसने जूट ग्रोइंग पॉपुलेशन को कुछ इंसेंटिव दिए थे, वह इंसेंटिव अब नहीं रह गए थे, तो इसलिए यह प्रोविजन मेड किया गया। तो सवाल क्या बन गया कि जूट प्रोड्यूसिंग 4 देशों के लिए ग्रांट इन एड की बात कही गई फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वह राज्य कौन कौन से हैं? आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये किसके लिए हैं? यह जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। इन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट को मदद देने के लिए यह कार्य किया गया। क्लियर हुआ? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जूट प्रोड्यूस ग्रोइंग जो स्टेट थे उनको ग्रांट इन एड का प्रावधान किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब 1935 के एक्ट के बाद हमारा संविधान बनता है तो जूट प्रोड्यूसिंग का जो एक एंटाइटलमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वो खत्म हो गया। तो उन्होंने आर्टिकल 273 में कह दिया कि इनको ग्रांट्स इन एड दी जाएगी। और ग्रांट्स इन एड किनको मिलेगी? आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यह जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट थे। तो नए संविधान में यह कहा गया, क्योंकि 1935 एक्ट का जो वो इंसेंटिव था नए प्रावधान में नहीं था, इसलिए इस प्रोविजन को यहां पर इंसर्ट किया गया। और इसके इंसर्ट करने के बाद इन लोगों को इसका अधिकार मिला। तो 2 सवाल क्या बन गए? जूट के लिए ग्रांट इन एड का प्रावधान किन किन राज्यों के लिए है? जूट के लिए ग्रांट इन एड का प्रावधान किन किन राज्यों के लिए है? अगला डिस्ट्रीब्यूशन होगा आर्टिकल 274 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि यह बात करता है कि किन किन मामलों पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। तो नो बिल और अमेंडमेंट जो इम्पोज करे और वेरी करे टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। पहला क्या होगा? स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। दूसरा, वेरीज एग्रीकल्चरल इनकम। तीसरा, अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट। चौथा, इम्पोज सरचार्ज। इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं केवल तभी जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हो। सवाल क्या बना? राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही कौन कौन से विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं? ए वेरिंग टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। बी वेरीज एग्रीकल्चरल इनकम। सी अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स। डी इम्पोज सरचार्जेस। आंसर क्या होगा? चारों सही है। गॉट इट? जो इस आर्टिकल में टैक्स और ड्यूटी के बारे में बात कही गई है उसकी डिफिनेशन क्यों क्या है? टैक्स और ड्यूटी वो है जिसका होल और पार्ट ऑफ नेट प्रोसीड असाइन किया जाए स्टेट को या पेबल आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट। अब इस आर्टिकल 274 का जो हमने डिस्कशन किया, इसका आउटकम या इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस, पहला, imposition of tax and duty in which states are interested। इसका मतलब क्या हो गया? जो
जो नेट प्रोसीड इस स्टेट को असाइन किया जा रहा है, जो आपका आर्टिकल 272 से आ रहा है। सेकेंड, इनैक्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स। थर्ड, अफेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ, imposition of surcharge under आर्टिकल 271। थोड़ा ध्यान सुनिए, इसको बहुत कठिन है ये कि देखिए उसका मीन्स का सवाल क्या हो गया। मीन्स का 150 शब्द का सवाल क्या बनेगा? राष्ट्रपति की अनुशंसा के बगैर कुछ विधेयक, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बगैर कुछ विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। उनमें से कौन से विधेयक वित्तीय संबंधों से संबंध रखते हैं और यह किस तरह से केंद्र और राज्य के मध्य के संबंधों में संतुलन की स्थापना करते हैं? देखिए, प्रीलिम्स जो आपके यूपीएससी का मेंस का सवाल सीधा नहीं आएगा, वो सवाल घूम कर ही आएगा। जब तक आप घूम कर आए हुआ सवाल नहीं समझेंगे, आपसे नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि संविधान में यह बंद है कि कोई ऐसा बिल जो अमेंडमेंट, कोई बिल या अमेंडमेंट जो टैक्स या ड्यूटी को वेरी करना हो या इम्पोज करना हो, जो एग्रीकल्चरल इनकम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल्स को गवर्न कर रहा हो, जो सरचार्ज को इम्पोज कर रहा हो, वह बगैर राष्ट्रपति के अनुशंसा के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मेरा तो क्लियर हो गया होगा। ग्रांट इन एड क्या होती है? ग्रांट्स जो होती हैं वह फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स दी जाती है। ग्रांट्स इन एड क्या होती है? वह ऐसे सम होते हैं जो पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है भारत की संचित निधि से। ग्रांट इन एड स्टेट्स को दी जाती है। पार्लियामेंट इस बात को डिटरमाइन करता है कि कौन सा राज्य जरूरत में है, नीड में है, और राज्य को ग्रांट दी जाती है, और डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट सम दिए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? यह राज्य को हेल्प करने के लिए जाते हैं, और ये मीट करते हैं कॉस्ट ऑफ द स्कीम ऑफ टू डेवलप, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस अंडरटेकिंग किया था बाय द स्टेट से, उसको मीट आउट करने के लिए। वो स्कीम कौन सी होती है? विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ग्रांट इन एड क्या होती है और ग्रांट इन एड किसको दी जाती है? अगर आप आर्टिकल 275 पढ़ेंगे समझ आएगा। तो ग्रांट इन एड क्या है? यूनियन ग्रांट देती है, वह कुछ सम देती है। उस सम का डिसीजन कौन करता है? वह पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट जो डिसीजन करती है, पार्लियामेंट उसको देती है भारत की संचित निधि से। उन स्टेटों को देती है जिसको पार्लियामेंट देना चाहता है। पार्लियामेंट देखता है, यह सरकार देखती है कौन कौन से राज्य हैं जो जरूरतमंद हैं, फिर उसको पार्लियामेंट दिया करती है, और हर राज्य को अलग अलग ग्रांट एड दी जाती है। यह राज्य को मदद करने के दृष्टि दिया जाता है, और जो एक डेवलपमेंट की स्कीम चल रही है, उस डेवलपमेंट स्कीम में राज्य में उसको मदद करने दिया जाता है, और यह स्कीम वह होती है जिसको अप्रूवल दिया जाता है यूनियन के द्वारा। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड के 4 कॉन्सेप्ट हैं। भारत की संचित निधि में से देना, उन राज्यों को देना जिन राज्यों की जरूरतें हैं, पार्लियामेंट इस बात का फैसला करती है, हर राज्य की ग्रांट इन एड अलग अलग होती है, ग्रांट इन एड के अलग होने का फैसला भी पार्लियामेंट ही करती है। यह उन स्कीमों के लिए दिया जाता है जो राज्य स्कीमें चलाती हैं और जिसको केंद्र का अप्रूवल प्राप्त होता है। दिस इज सफिशिएंट फॉर ग्रांट इन एड whether it's coming the interview or prelims or mains, because the examiner wants to understand the concept. What is the concept of grant in aid? There is only 5-6 concept. Concept number 1, यह राज्य की और जरूरतों के लिए होती है। Concept number 2,
यह भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसका फैसला पार्लियामेंट करती है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, यह राज्य की जरूरतों के हिसाब से और अलग अलग राज्य को अलग अलग दिया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, यह जो डेवलपमेंट की स्कीम चल रही है केंद्र के अप्रूवल से उन स्कीमों में मदद देने के लिए किया जाता है। ग्रांट डिटेल में कोई सवाल आएगा, नेक्स्ट इज द आर्टिकल 276। अगेन यह स्टार्ट हो रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग। अगर आर्टिकल 276 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 246। जहां पर आता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 246, इट मीन आर्टिकल 246 को ये सुपरसीड कर चुका है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 246 मतलब जो लेजिस्लेशन की पावर है उसको ध्यान में रख इसको किया गया है। इसमें जो टैक्सेशन का प्रोविजन है इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। यह 276 बात किसी कर रहा है, प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स। तो 276 एक स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा है कि यह इसका प्रोविजन किस तरह, टैक्सेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बॉडी, इन चारों के बेनिफिट के लिए यह प्रोविजन रखा गया है। और यह इनवैलिड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड दैट इट रेज टू टैक्स ऑन इनकम। इसको इस आधार पर इनवैलिड नहीं किया जाएगा कि यह टैक्स ऑन इनकम से रिलेटेड है। लेकिन लिमिट क्या है, 2500, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। 2500 रुपीज पर एनम से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यह पार्लियामेंट की पावर को लिमिट नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट की पावर स्टिल अनलिमिटेड है। आर्टिकल 276 के होने के बावजूद भी यह पार्लियामेंट की पावर को लिमिट नहीं कर रहा है। तो ये लिमिटिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है टू इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशन। ये लिमिट है 2500 की। अगर आप स्टार्ट में देखिए, मैंने स्टार्ट में लेक्चर आई टोल्ड यू कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। उस लिमिटेशंस को कोई भी लॉ ओवर रूल नहीं कर सकता है। तो यहां पे लिमिटेशन है 2500 रुपए की। तो 2500 रुपए की जो लिमिटेशन है उसको स्टेट क्रॉस नहीं कर सकता है। आप एंट्री 60 लिस्ट 2 7 शेड्यूल देखें, आपको और स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 277। यह एक सेविंग क्लॉज है। टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फीस जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले लॉफुली लिवीड किए जा रहे थे, मे बी लिवीड नॉट विद इन दैट वह यूनियन लिस्ट में है, वह कंटिन्यू टू बी लिवीड होंगे अंटिल प्रोविजन कॉन्ट्ररी मेड बाय द पार्लियामेंट। जो आर्टिकल 277 है वह एक सेविंग क्लॉज है। वो क्या बोलता है कि जो टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस थे जो इस पार्लियामेंट के लगाए जा इस संविधान के आने के पहले किसी राज्य के द्वारा लॉफुली ढंग से लगाए जा रहे थे, वह लगाए जा सकते हैं जब तक पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा पार्लियामेंट के लॉ के वह कॉन्ट्रेरी न हो जाएं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि जो टैक्सेस लेवी किए जा रहे थे स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, वह सब डिस्पाइट दैट वह यूनियन लिस्ट में चले गए हैं, वह कंटिन्यू टू बी लेवीड होंगे बाय द स्टेट जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून न बन जाए कि वह उनको ओवररूल कर रहा हो। यह एक प्रोटेक्शन क्लॉज है, लेकिन यह प्रोटेक्शन अवेलेबल एक सीमा तक है। यह प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ को पास कर दिया है। इसी तरह का एक प्रोविजन और है, वह प्रोविजन है आर्टिकल 372। नाउ कंपेयर आर्टिकल 277 एंड 372, दोनों सेविंग और प्रोटेक्शन क्लॉज हैं।
आर्टिकल 277 एक स्पेशल क्लॉज है, आर्टिकल 372 एक जनरल क्लॉज है। आर्टिकल 277 बात करता है, वह कन्फाइन करता है टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी तक के लिए, और आर्टिकल 372 है वह ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आर्टिकल 372 को पढ़ा जाएगा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 277। तो आपके पास दो सेविंग क्लॉज हो गए, वन आर्टिकल 277 एंड आर्टिकल 372। नेट प्रोसीड आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। नेट प्रोसीड है क्या? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड मींस रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जितना खर्चा लगा है उसको निकाल दो, उसके बाद जो बचता है वो नेट प्रोसीड है। उस नेट प्रोसीड का अंतिम निर्धारण कौन करेगा? इसको अंतिम सर्टिफिकेशन सीएजी देगा, और सीएजी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन अंतिम होगा, फाइनल होगा। तो एक सवाल बहुत अच्छा बन गया प्री का, व्हाट इज ए नेट प्रोसीड? मेंस में आएगा, संभावना कम है, प्री में आएगा व्हाट इज नेट प्रोसीड। तो दो कॉन्सेप्ट है कि आप जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस पैसे के इकट्ठा करने में जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को आप निकाल दो। उस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को निकालने के बाद जो पैसा बचता है वह पैसा हो गया नेट प्रोसीड। अब मान ली कॉस्ट ऑफ कलेक्शन पे किसी तरह का बहस हो, किसी तरह की बात हो, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सीएजी करेगा, और सीएजी की रिपोर्ट जो है वह अंतिम होगी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। यह हर 5 साल के एक्सपायरी होने के बाद करता है। वह इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें चेयरमैन और 4 लोग होते हैं, और जो लोग इसमें मेंबर और चेयरमैन होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन का डिटर्मिनेशन पार्लियामेंट करता है। और फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी क्या है? ए, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। किसका? नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का यूनियन और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड। प्रिंसिपल्स गवर्निंग, आप दूसरा क्या है? प्रिंसिपल्स गवर्निंग, उन सिद्धांतों के बारे में प्रिंसिपल बनाना, उन सिद्धांतों के प्रिंसिपल को बताना। कौन सिद्धांतों के प्रिंसिपल? जो गवर्न करते हैं, जो गवर्न करते हैं ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक सिद्धांत बनाता है, जो सिद्धांत इस बात को निर्देशित करेंगे कि भारत की संचित निधि में राज्यों को ग्रांट इन एड किस तरह से दी जाए। तीसरा, ऐसे मेजर्स को बताना जो आवश्यक हो ऑगमेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य के संचित निधि की वृद्धि के लिए और उनमें सहायता करने के लिए जो भी उपाय उचित हो उसके बारे में वो बताए, और पंचायत के रिसोर्सेस को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताए। तो मेजर्स बताए, उन कारणों को बताए जो ऑगमेंट करें, जो वृद्धि करें राज्य की संचित निधि को, और सप्लीमेंट करें रिसोर्सेज ऑफ पंचायत को, और यह किसके आधार पर हो? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। तीसरा, ऐसे मेजर्स को बताना जो राज्य की संचित निधि की सूत्रों में अभिवृद्धि करें। चौथा,
सप्लीमेंट करे ऐसे ऐसे मेजर्स के बताना जो सप्लीमेंट करे म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज को फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट के रिकमेंडेशन के आधार पे या एनी अदर रीजन। तो अगर इसको आप सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो फाइनेंस कमीशन बनता है उसका पहला काम क्या होता है, वह केंद्र और राज्य के मध्य के राजस्व, केंद्र और राज्य के मध्य के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस उससे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है और एलोकेशन करता है बिटवीन स्टेट्स के बीच में उनके रिस्पेक्टिव शेयर, जो शेयर होता है वह रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच शेयर के एलोकेशन की बात करता है। दूसरा, वो ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बताता है जो निर्देशित करता है ग्रांट इन एड्स के लिए कि कैसे रेवेन्यू को स्टेट को दिया जाए संचित निधि के द्वारा, के संचित निधि में से निकालकर। अगला, जो राज्य की संचित निधि है उसमें वृद्धि कैसे हो इसके बारे में वह अपनी सलाह देता है और पंचायत के रिसोर्सेस को सप्लीमेंट करने के बारे में राय देता है। यही काम वो करता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तब एक सवाल बनाते हैं, फाइनेंस कमीशन क्या क्या कार्य करता है। ए, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का केंद्र राज्य के बीच बंटवारा करता है। बी, राज्यों के रिस्पेक्टिव शेयर्स के एलोकेशन के बारे में सलाह देता है। सी, ग्रांट इन एड राज्यों को कैसे की जाए इस बारे में अपनी सलाह देता है। डी, वह ऐसे मेजर बताता है जिससे राज्य की संचित निधि में वृद्धि हो। ये चारों सही है। अगला सवाल, लोकल बॉडीज और पंचायत के बारे में फाइनेंस कमीशन को लेकर क्या क्या तथ्य सही है। ए, वह पंचायत के रिसोर्सेस को सप्लीमेंट करने के बारे में सलाह देता है। बी, वह ऐसे मेजर के बारे में सलाह देता है जिससे म्यूनिसिपैलिटी के रिसोर्सेस बढ़ें। सी, वह किसी ऐसे मैटर के बारे में राय दे सकता है जो राष्ट्रपति उसको निर्देशित करें। डी, ऊपर में से कोई नहीं। I think your financial distribution has been over. There is one more lecture I want to take, that is international relation. You take a break of 5 minutes. I will start the next lecture, which is about the international relation और कैसे एक शीत युद्ध के बाद की परंपरा भारत विश्व में विकसित हो रही है। Take care. I will be back after 5 minutes.